अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज मेरे अकल में देखे जाने वाली आपको इस वक्त खालों का एक बहुत बड़ा जो यूनिट है वो नज़र आ रहा है, जिसे कारखाना कहा जा सकता है, वो मौजूद है। तो आज हम फैसलाबाद नहीं बल्कि जंग के अंदर मौजूद हैं। एक बड़ी मार्केट, बल्कि तीसरी बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की, जहाँ खालें प्रिजर्व की जाती हैं और ईद कुर्बान के बाद इनको यहाँ से फिर आगे क्लासिफिकेशन करने के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर लेदर इंडस्ट्री जो इस्तेमाल करती है, और लेदर इंडस्ट्री जंग बड़ी अहमियत की हामिल है। कितनी बड़ी मार्केट थी, कितनी बड़ी मार्केट रह गई है, कितने मसाइल हैं, पेमेंट्स कैसी हैं, कारोबार कैसे चलता है, क्लासिफिकेशन कितनी आसान है, हज़ारों वाली खाल चंद 100 रुपये की कैसे रह गई। बड़ी बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, और ये अगर इस्तेमाल करें तो बहुत बड़े लोग इसका बड़ा मुनफरिद इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इस वक्त बहुत कुछ बदल गया है। हमारे साथ हसन शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं, जिनके कारखाने में मौजूद हैं। हसन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप सीनियर नायब सदर भी हैं फेस्टिवल जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। सबसे पहला सवाल ये है कि ये इंडस्ट्री चंद साल कबल हज़ारों की खाल एक बकरे की होती थी, लेकिन आज एक जो गाय है उसकी खाल चंद 100 रुपये की रह गई है। वजूहात क्या हैं कि ये मार्केट बहुत छोटी होगी, स्क्वीज़ हो गई है, या डिमांड कम हो गई है, या कोई और वजह है कि मार्केट जो बहुत बड़ी हुआ करती थी आज उतनी बड़ी रह नहीं गई, या अभी भी चांसेस हैं, कुछ और वजूहात हैं? जी, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका टाइम देने के लिए। सबसे पहले बात ये, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं कि ये मार्केट क्यों स्क्वीज़ हो गई है और छोटी क्यों रह गई है। इसमें डिजीज़ का भी अमल दखल है, और सबसे ज़्यादा जो अमल दखल है वो वेदर का है, क्योंकि ईद कुर्बान जो है अब गर्मियों के अंदर आती है, और गर्मियों के अंदर आने की वजह से जो स्किन्स हैं वो जल्दी डैमेज कर जाती हैं। हम तक माल लेट पहुंचता है, उसको प्रिजर्व प्रॉपर नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाती हैं। अच्छा, ये इस वक्त जो आपके कारखाने के अंदर हम मौजूद हैं, थोड़ा सा आगे ज़रा हो जाए, ये कहाँ से ये जो जंग मार्केट है, ये कितने बड़े वॉल्यूम की है और कितना वॉल्यूम कवर करती है, कितने एरियाज़ को कवर करती है? पाकिस्तान की कितनी बड़ी मार्केट है? मेरे इल्म के मुताबिक ये तीसरी बड़ी मार्केट है, और कितना माल आता है, गुज़िश्ता सालों से कितना डिफरेंस है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तो नहीं, लेकिन पंजाब की थर्ड बिगेस्ट मार्केट क्या है, और माल यहाँ पे थ्रू आउट पंजाब से आता है। फैसलाबाद के सराउंडिंग्स हैं, टोबा है, अहमदपुर सियाल है, सरगोदा है, सीलां वाली है। सो तमाम जितने भी सराउंडिंग हैं, इनफैक्ट डेरा इस्माइल खान, लिया, बखर, यहाँ तक तमाम जो माल है वो इसी मंडी के अंदर आता है। और इसकी कौन कौन सा माल है जो कि इस वक्त इम्पोर्टेंट चलता है? गोट है, शीप है, बफलो है और काऊ है। और कितना इस वक्त जंग की मार्केट के अंदर, क्योंकि ईद कुर्बान को गुजरे 1.5 से 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो कितना माल आया है? आप इससे आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि कुर्बानी कितनी कम हुई है या ज़्यादा हुई है? एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक आप ये कह सकते हैं कि गोट के अंदर और शीप के अंदर जो है वो 1 मिलियन के करीब है, और काऊ बफलो के अंदर 0.1 मिलियन कह लें आप उसे। ट्रेडिंग है जो बिल्कुल इतनी ट्रेडिंग हुई है। और ये कितने के अंदर कारखाने होंगे जंग के अंदर जो इसे ट्रेड कर रहे हैं? 10 से 12 इधर को रुक कर लें मेरी तरफ ताकि 10 से 12 कारखाने हैं जो चल रहे हैं। और पहले तो मार्केट बड़ी थी, लेकिन अब ये कम से छोटी से छोटी होती जा रही है। लोग इस बिज़नेस से बाहर निकल रहे हैं, पेमेंट्स के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और ग्रेडिंग्स के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इस तरह के बहुत सारे मसाइल वजह से लोग इस बिज़नेस से आउट होते जा रहे हैं। वजूहात क्या है, क्यों मार्केट स्क्वीज़ हो रही है? हर तरफ जहाँ कारोबार देखें, फैसलाबाद की लूम इंडस्ट्री देखें स्क्वीज़ हो रही है, साजिंग इंडस्ट्री देखें, एम्ब्रॉयडरी देखें स्क्वीज़ हो रही है। यहाँ जंग की बड़ी मार्केट के तौर पर तस्वर की जाती थी लेदर इंडस्ट्री, ये स्क्वीज़ होती जा रही है कि अगर डिमांड नहीं है, दुनिया लेदर से हटती जा रही है, या हम किसी अपनी नाकिस पॉलिसियों से इससे हट रहे हैं? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा सबसे बड़ा जो कंपेटिटर है वो बांग्लादेश और इंडिया है, और वहाँ की गवर्नमेंट ने जो उनको सब्सिडीज़ दी हुई हैं वो हमारी गवर्नमेंट ने नहीं दी हुई। जब आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मुख्तलिफ फेयर्स के ऊपर कम्पीट करते हैं, फेयर्स के ऊपर जाकर, तो फिर हम लोग बहुत पीछे जा जाते हैं, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जिस वजह से हम बहुत पीछे रह गए और लोग इस बिज़नेस से निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या सहूलियात हैं जो उन्होंने दी हैं जो हम नहीं दे पा रहे? उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडीज़ हैं, टैक्सेस के ऊपर सब्सिडीज़ हैं, और इसके अलावा लंपी स्किन अब आ गई है। इन चीज़ों का ना देखें, उन्होंने पहले से इलाज किया, पहले से स्प्रेज कर दिया जानवर के ऊपर। चीचड़ एक बीमारी है, चीचड़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में डैमेज कर देती है स्किन को, तो उस चीज़ को उन्होंने पहले से ओवरकम कर लिया हुआ था। अच्छा, आप कहते हैं टैक्सेस, तो इस इंडस्ट्री इस वक्त कितने भंवरों में फंसी हुई है? कौन कौन से टैक्सेस हैं? क्योंकि अजाफी टैक्सेस लगे हुए हैं, जैसे ज़राअत है, ज़राअत को तो बहुत सारी छूट है, इसके ऊपर कितने टैक्स? नहीं, इसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है जी। रॉ के ऊपर हमें तो बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज्ड हैं, मार्केट कमेटीज़ के हैं, NOCs के हैं, FBR के हैं, और भी लोग तंग जिस तरह आपको पता है टैक्सीज वाले करते रहते हैं, तो वो तो चलता रहता है इस तरह। अच्छा, ये मैं हसन आपको दिखा दूँ,
ये पीछे शीप की पड़ी हुई है जिसे हम दुम्बा कहते हैं, उसके पीछे बकरे पड़ी हैं, और ये बड़ी जो बफलोज हैं, बछड़ा है, गाय है, उसकी पड़ी हुई हैं। उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, क्वालिटी ग्रेडिंग की जा रही है। यहाँ अभी खालें निकाली जा रही हैं कुछ, ये देखें, अगर हसन वो दिखाएं कैमरा कि ग्रेडिंग के साथ चेक किया जा रहा है कि क्या आया किसी जानवर को लंपी स्किन की डिजीज़ तो नहीं, उसकी बाकियात जो हैं उस स्किन के ऊपर मौजूद नहीं, क्योंकि लंपी स्किन के अंदर जिस्म पे धब्बे ज़ख़म वो बनते हैं, उसके बाद वो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अंदर टिशू का टूट जाना और ऐसा कोई वजूहत होती हैं जिस बिना के ऊपर ये जो बाहर निकाली जा रही हैं ये सारी अब लंपी स्किन की हैं। अगर देख भी सकते हैं इसके मार्क्स जो हैं वो ऊपर बने हुए हैं। यहाँ लंपी स्किन की क्या डैमेज क्या होती है, क्या इस खाल को काबिल इस्तेमाल क्यों नहीं लाया जा सकता? असल में लंबी स्किन अब तो वैसे तो ख़त्म हो गई हुई है, लेकिन उसकी जो स्किन्स के ऊपर उसके धब्बे हैं वो हैं, और वो स्किन्स के टिश्यूज़ को इतना डैमेज कर देते हैं कि वो जस्ट लाइक बुलेट्स होते हैं। जब आप उसके लेदर तैयार करते हैं तो बुलेट्स होल हो जाते हैं उसके अंदर, तो किसी काम में नहीं रहती वो स्किन। तो ये बिल्कुल ज़ाया है। हाँ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रेसेबल नहीं है। कुछ चीज़ें तो अब कुछ स्किन्स ट्रेसेबल हो जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम स्किन्स जो हैं वो लेदर तैयार होने, टैनिंग होने के बाद ट्रेसेबल होती हैं। अच्छा, ये एक वजह क्या है कि ये चंद 100 हज़ारों वाली जो 2-3 हज़ार तक तो बकरे की बिक जाती थी खाल, वो चंद 100 में क्यों रह गई है? वो चंद 100 में इसलिए रह गई, मैंने आपको यही बताया कि डिफरेंट डिजीज़ हैं, और जो वेदर का है ना कि स्किन डैमेज बहुत जल्दी हो जाती है। तो अगर आप यहीं अगर स्किन्स को आप सर्दियों के अंदर लेके जाएंगे तो इनके रेट्स बेहतर हो जाते हैं, लेकिन जो ईद कुर्बान अब आ रही है गर्मियों के अंदर, तो इस वजह से स्किन्स डैमेज होने की वजह से इसका रेट भी बहुत कम रह गया है, और फेस इधर कर लें कैमरे की तरफ आके, तो कम रह गया। अच्छा, कुछ लोग जो हम क्योंकि अवाम की बात भी करेंगे, अवाम कहती है ये जो कारखानों वाले हैं ये सस्ते दामों उठा के खुद महंगे दामों आगे बेचते हैं, नहीं, इस पे आपने कहका भी लगाया है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ख्याल में बिलाल भाई आप और मुझे ना पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए ईद कुर्बान के ऊपर। जो हम बिज़नेस करते हैं ना कि शीप के ऊपर से हमें बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, क्योंकि शीप की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और सेंसिटिव होने की वजह से ये 2 घंटे के अंदर हम इसको अगर प्रिजर्व ना करें तो ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, जबकि स्किन्स सुबह की उतरी हुई होती हैं ईद कुर्बान के ऊपर हम तक शाम तक पहुंचती हैं, तो इसका रेट डैमेज हो चुकी होती है बिल्कुल। उसका रेट 20, 30, 40 रुपये तक अभी भी पहुंच रही हैं, ये प्रिजर्व हो चुकी हैं। अच्छा, ये प्रिजर्व हो चुकी हैं। तो ये प्रिजर्व करना क्या बहुत मुश्किल है? कोई बहुत मुश्किल फार्मूला है? क्योंकि प्रिजर्व करने के बाद आप लोगों के पास नहीं, ये बिल्कुल मुश्किल फार्मूला नहीं है। इसकी सिर्फ अवेयरनेस की कमी है कि अगर जो स्लॉटरिंग हम जहाँ पर घर में भी करते हैं तो उसके ऊपर अगर हम घर का नमक उठाकर स्किन की अंदर वाली तरफ से अगर डाल दिया जाए तो स्किन प्रिजर्व है। कितना को 10 किलो 5 किलो? नहीं, जस्ट आप एक पैक ले लें बस, इट्स इनफ। और एक पैक से आपका इनफ हो जाता है, तो आपकी ये स्किन जो है सेव हो जाती है। और मेरे ख्याल में फिर अगर हम सदके के लिए किसी मस्जिद को, मदरसे को दे रहे हैं तो या किसी खैराती इदारे को, फिर उनके लिए वो काबिल इस्तेमाल होगी। अगर हम वैसे उठा के 4 घंटे बाद देंगे तो उनके काबिल भी नहीं है, हमारे काबिल भी नहीं है। बस यही अवेयरनेस की कमी है। अगर आप 50,000 का, लाख रुपए का जानवर ले रहे हैं तो एक 20 रुपए का अगर पैकेट नमक का स्किन के ऊपर लगा दिया जाए तो हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है। लोग लेकिन ये समझते हैं ना कि ये हमारे फ़ायदे की चीज़ तो नहीं, ये तो इंडस्ट्री वालों के फ़ायदे की चीज़ है। तो मेरे ख्याल मुल्क फिर तरक्की भी ऐसे नहीं करते जब हम इंडिविजुअली सोचते हैं। हमें कोलैबोरेटरी सोचना होगा कि यही स्किन हम जिसको दे रहे हैं वो आगे कुछ अच्छे दामों बेचेगा तो अच्छी लेदर इंडस्ट्री होगी, अच्छा तरक्की करेगा। देखिए, इस तरह ये जो ईद कुर्बान के ऊपर है ना, पाकिस्तान अपना 70% स्किन्स का पूरा ले लेता है, 70% स्किन ईद कुर्बान से लेता है, लेकिन मसला ये है कि ईद कुर्बान की 70% ही स्किन ज़ाया चली जाती हैं। तो उनको अवेयरनेस अब लोगों को यही देनी है कि उसको प्रिजर्व कर लें, ताकि किसी खैराती इदारे को अगर आप दे रहे हैं, किसी जगह को दे रहे हैं, उनके भी वो काम आए, और वो हम इंडस्ट्री के भी काम आए और पाकिस्तान के भी काम आए। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा किसी दोस्त को एक बुलाइए कारखाना जो मुलाजिम है, ताकि हम ये चेक कर सकें एक्सपर्ट को कैसे इसकी ग्रेडिंग होती है, ताकि हम आवाम को ये भी दिखा सकें। ये दुम्बे हैं, शीप्स हैं जिनकी पड़ी हैं, इसके अंदर ये बकरों की पड़ी हैं, और यहाँ बड़े जो जानवर हैं उनकी शीप्स यहाँ वो आइडेंटिफाई ग्रेडिंग कर रहे हैं। बल्कि हसन थोड़ा सा यहाँ से दिखा दें, ये ग्रेडिंग यहाँ हो भी रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ग्रेडिंग यदि कितना करते हो? हाँ जी, थोड़ा अगे इधर आ जाओ मेहरबानी, चलें आप थोड़ा इधर आ जाएं ताकि हम किदा इन्हों की ग्रेडिंग करते हो? ये सर जी इन्होंने चेक करने आसान नज़र आ जाते हैं। तो कि हालातों वाकई की है मार्केट के अजकल? ठीक है, मार्केट कितने साल तो काम कर रहे हो? मैं तकरीबन 35 साल। 35 साल तो इस बार तो किन्ने कारखाने होंगे झंग? पहले तो काफ़ी हैं, हम थोड़े हो गए हालात की वजह। तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਫਿਰ? वो एक बंदा फिरदा ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਗਏ, काम छड़ गए जी और कारोबार कर रहे ਹੋਰ ਕਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ये बस रोज ही बनती पई है, बाकी होम कोई नहीं बस। ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਬਹੁਤੇ ਸੀ, जी हाँ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੀ? हूँ बीमारी बड़ी आ गई है जी मंगो के। ਤੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣ कहते ਦੇਣ? ये हाल इन्होंने हुकूमत टीके लाए जानवर तो ठीक हो सके।
ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਟੀਕੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਖਾਲਾ ਇੱਕ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਤਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ करके दिखाओ ना ताकि आवाम को पता लगे कि ਇਹਦਾ करना कितना आसान है या मुश्किल है। ये ग्रेडिंग है, ये एक खाल है और उसको करके दिखा रहे हैं, उसे उल्ट पुलट के फिर उसके खोला जा रहा है अंदर से, उसके अंदर वाले हिस्से पे वो हाथ में डिटेक्ट होता है। अच्छा ये जो डिटेक्ट कर रहे हैं मेरू है, लेकिन वो हमारे एरिया में मेरू नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा ऐप है। अगर मेरू किसी को होगा, मेरू क्या है? मेरू एक डिजीज़ है, तो अगर तो उससे पूरी स्किन आपकी ख़राब हो जाती है। ओके तो अगर इसमें अब मेरू नहीं है तो अव्वल होता नहीं है कोई शाज़ो नादिर, चूँकि मार्केट इतनी बड़ी है, कोई जानवर इधर से उधर ट्रांसफ़र जब होते हैं तो आ जाते हैं, तो वैसे इसमें होता नहीं है। अब ये आपके सामने सिलेक्शन कर रहे हैं, इसमें ये ग्रेडिंग हो रही है। तो ये जो वन कलर की स्किन है ना, ये अब ये स्किन अच्छी क्वालिटी की नहीं है अच्छी स्किन, लेकिन ग्रेडिंग वाइज ये BC क्वालिटी में जाएगी। उसकी वजह ये है कि वाइट है और पर जो होगी ना ब्राउन स्किन वन कलर के अंदर वो बेहतर होगी। अगर उसको कोई डिजीज़ नहीं है, चीचड़ नहीं है। क्या किसकी कहाँ इंटरनेशनल मार्केट्स में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसके शूज़ बनते हैं, जैकेट्स हैं, गुची है, अरमानी है, जो भी आपके इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। बड़े महंगे हैं, यहाँ से चंद 100 वाली इतनी महंगी की जाएगी ये तो नहीं, ये चंद 100 वाली तो आप नहीं कह सकते, चंद हज़ार वाली कह सकते हैं। और जो अच्छी ग्रेडिंग वाली स्किन्स हैं चंद हज़ार के अंदर हैं। कितने की चले जाती है? फॉर एग्जाम्पल आप बकरे की कितने की ले रहे हैं इस वक्त? मैक्सिमम जो एवरेज अगर आप रेट निकाला जाए तो गोट की स्किन इस दफ़ा जो रॉ गोट है, यानी कि अभी विदाउट प्रिजर्व हुए हुए, वो 400 to 450 रेट चला है। 100 to 450 400 to 450 400 to 450 और अगर काऊ की लगाएं काओ की लगाएंगे तो वो 2000 टू लेके 3000 तक 2000 to 3000 तक। और ये आगे आप लोगों ने इतनी बाय की तो आपकी कितने की चले जाती है? नहीं, अब हम जब बाय कर रहे होते हैं बल्क के अंदर कर रहे होते हैं, उसमें ग्रेडिंग नहीं हुई होती, फिर हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं और देखते हैं कि फिर आपकी लक पे भी डिपेंड करता है कि किस ग्रेड की कितनी स्किन्स निकल आई हैं। तो फिर आगे आप लोगों की क्या इसकी डिमांड तकरीबन कितनी है? ये फिर पर स्क्वायर फुट के हिसाब से हम लोग सेल आउट करते हैं। कितनी देर में पर स्क्वायर फुट? जो बहुत अच्छी ए क्वालिटी की है वो 100 रुपीज़ स्क्वायर फुट के हिसाब से तकरीबन बिकते हैं। तो अच्छा अभी का क्योंकि आप चला रहे हैं, मैं इसलिए सवाल करना चाहूँगा कि आप कैसे चला रहे हैं कि अभी भी इसमें बचत है, कैसे कारखाने को चलाए हुए हैं अभी तक? बचत के अलावा इसमें मसाइल बहुत ज़्यादा। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डिफरेंट फैक्ट्रीज़ वाले हमारे बहुत सारी पेमेंट्स ऐसी हैं, ख़ास तौर पे कराची के अंदर और जो डिफरेंट लोकल इंडस्ट्री है, तो उसमें पेमेंट्स का जो साइकिल है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। तो मेरी ये बल्कि हुकूमत वक्त से गुजारिश भी होगी कि इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई जाए कि जो भी हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं कि जो पेमेंट्स का साइकिल है या हमें कोई गारंटी दी जाए, क्योंकि जब हम माल फैक्ट्रीज़ को देते हैं हमारे पास कोई गारंटी नहीं होती कि हमने माल उनको दिया है और हमें पेमेंट्स वापस लेने की भी कोई गारंटी नहीं होती। वो एक बस चल रहा है कि एक सिस्टम चल रहा है पिछले 20-30 साल से, उसी को हम लेके चल रहे हैं। तो इसमें पेमेंट्स के वाकई बहुत ज़्यादा मसाइल है, इस पर एक पॉलिसी बननी चाहिए। अच्छा पूरी दुनिया के अंदर डिमांड बहुत है, बड़ी महंगी महंगी चीज़ें इसकी बन रही हैं और आज जैसे आपने बहुत बड़े बड़े नामवर ब्रांड बताए वो इससे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो बड़े बड़े कारखाने हैं जो जैसे आपने वो पेमेंट्स का इशू कर रहे हैं, तो हम खुद इसकी बाय प्रोडक्ट्स के अंदर क्यों इतने ज़्यादा फेमस नहीं हो पा रहे? नहीं, हम लोग प्रोडक्ट्स तो बना रहे हैं, अपने फाइनल प्रोडक्ट्स उसके खुद ही बना रहे हैं, पाकिस्तान में ही फाइनल प्रोडक्ट्स उनके बनते हैं। तो लेकिन मसला ये है कि जो रॉ मटेरियल वाले हैं उनको पेमेंट्स का बहुत ज़्यादा मसला है। उनका मसला। और पाकिस्तान में ये सारे ब्रांड्स पाकिस्तान से ऑपरेट करें या ये यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही हैं? जी बिल्कुल एक्सपोर्ट भी हो रही है। रॉ स्किन तो एक्सपोर्ट नहीं होती, इसकी टैनिंग होने के बाद ये एक्सपोर्ट होती है। टैनिंग मतलब इसकी कैसे करते हैं? मतलब जब टैनिंग इसको सबसे पहले सोडियम लगता है, फिर सबसे पहले इसका प्रोसेस होता है कि ये रॉ लेदर है, फिर ये पिकल तैयार होता है, फिर वेट ब्लू तैयार होता है। वेट ब्लू के बाद इसको आप आर्टिकल वाइज डाइवर्स कर देते हैं कि आपने किस तरफ जाना है, कलर्स वगैरह। फिर एट द एंड इसका क्रस्ट तैयार होता है। जैसे ये ब्राउन कलर है फुल नहीं, क्रस्ट, ये कलर्स इसके बाद होंगे ठीक हो गया। ये कलर्स रिमूव हो जाएंगे सब कुछ, ये अकॉर्डिंग टू डिमांड होंगे कलर्स। अच्छा इसके कलरिंग भी चेंज की जाती है? बिल्कुल कलरिंग चेंज की जाती है। चले मैं हसन भाई आपका शुक्रिया। आप साथ ही यहाँ कुछ दोस्त जो ग्रेडिंग कर रहे हैं उनकी तरफ ज़रा चलते हैं ताकि इसकी ग्रेडिंग शीप और जो ख़ास तौर पर गोट के अंदर दुम्बा है उसकी कैसे की जाती है। जी इसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं, कैसे ग्रेडिंग करते हैं? ये चेक करते हैं, ये सड़ जाती है, माल देती है, ऐसे जो ऐसे करते हैं जी, ये टक होते हैं। अच्छा बहुत नुक्स होते हैं यहाँ पे जी, ऐसे ये देखो जी, ये देखो, ये देखो। ये कसाईयों के कारनामे हैं? नहीं, कसाईयों के नहीं है, वैसे बीमारी होती है। जी। तो फिर क्या इसकी ग्रेडिंग A B C A कौन सी होती है? ये जो 1 नंबर होती है वो सही होती है, वो ये 3 नंबर में जाएगी। ये C नंबर C कैटेगरी में जाएगी। जी। तो जो A है वो बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल। जो B है उसमें क्या होते हैं? टाक होता है। टक होता है जी। चलें यहाँ से आगे ले चलते हैं कि ये पहला स्टेप था कि सबसे पहले हम खालें यहाँ आती हैं नमक लगी हुई, उनकी ग्रेडिंग की जाती है। तो यहाँ बकरे की हो रही थी, वहाँ बछड़े की हो रही थी। जब प्रिजर्व हो जाती हैं तो फिर इनकी क्या मार्केट के अंदर वैल्यू है वो आपको दिखाते हैं। ये अब ये ग्रेडिंग होने के लिए पड़े हुए हैं। ये गोट्स हैं जी, ये ग्रेडिंग इसकी होगी। इसको पहले इसको उल्टा करेंगे, करके दिखा दें।
ये अच्छा, इसमें ना गोट्स के इसमें जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है मेल और फीमेल के अंदर भी है। जो मेल जानवर होगा उसकी स्किन ज़्यादा मजबूत होगी और अच्छी क्वालिटी की होगी। जो फीमेल होगी उसको उसकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होगी। तो डिमांड ज़्यादा मेल की है? नहीं, ये मिक्स एंड मैच चलता है, लेकिन कीमत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मेल की है। अच्छा, यहाँ अब ये इसकी ग्रेडिंग करके देखा जा रहा है। सामू चाचा जी छुरी मार रहे हैं कितने साल हो गए काम कर दिया? मैंने हो गए 30 साल 30 साल हो गए। तो ये ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ? ਇਹ ਹਾਂ ਇਸੇ ਐਸੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਆਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? हालात महंगाई की वजह तो आउट होने का काम घटते का काम काटते रहे। अच्छा, इनके अंदर जो आपकी आइडेंटिफिकेशन वो अब आप कर रहे हैं, तो इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है जो इसकी खाल के अंदर जो अब ये अब आपको जो अमूमन हमने ये सुना है, अमूमन हमने ये सुना नजर आ रही है वो आपको बज़ाहिर ठीक नज़र आ रही है, लेकिन इसके अंदर और बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनको देसी ज़बान में माता है, मेरू है, चर्ड है, ये गोट के अंदर पाई जाती हैं। तो इन चीज़ों को क्लासीफाई करके फिर इसकी ग्रेडिंग होगी। इसके हेयर्स का देखा जाएगा कि हेयर इसके कितने सिल्की हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर इसको ग्रेड्स किया जाएगा। अच्छा, अमूमन हमने ये देखा, एक चीज़ लास्ट पे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि कहते हैं का टक लग जाता है या छुरी लग जाती है, अनाड़ी कसाई जो हैं, तो वो कैसे, वो क्या करते हैं, वो कैसे इनको ख़राब कर देते हैं? जी बिलाल भाई, आप ठीक कह रहे हैं कि टक भी एक ऐब है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बड़े ऐब हैं। टक एक ऐब है, तो वो डिपेंड करता है किस जगह पे खाल के लगा है, साइड पे लगा है, सेंटर में लगा है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उसकी ग्रेडिंग होती है। लेकिन उससे बड़े ऐप मेरू, चर्ड, माता, ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी हैं जो कि स्किन के अंदर होती हैं और आप आम बंदर से डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसे आम बंदा डिटेक्ट नहीं कर सकता। मसाइल बहुत सारे हैं। हमने मकसद ये था कि जैसे हम बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज़ पे, डिफरेंट मार्केट्स के अंदर डिफरेंट कारोबार को उजागर करते, तो हमने एक हसन साहब ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि इस चीज़ को भी उजागर करें ताकि हुकूमत बाला तक ये चीज़ें पहुँच सकें कि एक इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री से हम खुद बहुत ज़्यादा गहराइयों में डुबोते चले जा रहे हैं। आने वाले सालों में अगर छलाज पॉलिसीज़ बेहतर ना हुई तो ये कारखाने ना रहे तो फिर वो लेदर इंडस्ट्री जो बहुत बड़े बड़े मार्केट्स के तौर पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री बन चुके हैं, उनको भी इस वक्त डेफिसिट का सामना करना पड़ेगा। और पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री एक वक्त में बहुत कामयाब थी, लेकिन इस वक्त अगर एक्सपोर्ट बरामदात की आप की लिस्ट देखें तो वहाँ लेदर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नताइज देती नज़र नहीं आ रही, जो कि शायद यहाँ आने वाले जो ग्राउंड लेवल पे मसाइल हैं वो हमने आप सामने रखे, वो एक बड़ी वजह भी है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक और कारखाने में दो दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिजर्व की जा रही हैं खालें और उनको फिर आगे मार्केट तक पहुंचाया जाएगा, जो वहाँ से वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स के बाद इन्हें बरामद किया जाएगा। कैटेगरी है 1, 2, 3, उसके मुताबिक जो चीज़ों को चलाया जाता है। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, दोस्तों का टाइम देने के लिए। मार्केट कहाँ खड़ी है, सबसे पहले तो बुनियादी सवाल, इसका ज़रा तफसीली जवाब देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की मार्केट थी या जो इसकी सूरत हाल थी, पहले किसी ज़माने में ये टेक्सटाइल के मुकाबले में बहुत बड़ी मार्केट थी, लेकिन अब जिस तरह इसके रेट्स हो गए हैं, हर चीज़ में रेट डाउन होता जा रहा है। केमिकल इसके बहुत महंगे हो गए, एक्सपेंसिव हो गए हैं, इसकी वजह से एक्सपोर्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो उसके लिहाज से जो है ना, कोई गवर्नमेंट उस तरह फैसिलिटेट नहीं कर रहा इस तरह उनको करना चाहिए। इस इंडस्ट्री से ही बहुत से हज़ारों लोगों के घर रोज़गार वाबस्ता हैं, तो उसके लिए जी गवर्नमेंट को चाहिए कोई इसमें फैसिलिटेशन दें, कोई जो है ना उसमें बेहतरी के इक़दाम करें। अच्छा, ईद तो एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पूरी मार्केटों को जहद मिलती है, क्योंकि जो खाल शायद रूटीन में कुछ महंगी भी होती होगी, यहाँ एक बल्क में आती हैं तो कुछ ग्रेडिफिकेशन के साथ चीज़ें सस्ती भी मिल जाती हैं, आगे डिमांड भी देखी जाती है। तो क्या इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि जब आप इससे काम करें, आप नौजवान हैं तो आप इस पर भी काम करते होंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में वॉल्यूम कितना मौजूद है लेदर इंडस्ट्री के हवाले से? लेदर इंडस्ट्री के हवाले से काफ़ी वॉल्यूम मौजूद है, क्योंकि हमारी लेदर की मेन जो है वो एक्सपोर्ट ही हो रही है, लेकिन हम इंडिया के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में उस तरह कम्पीट नहीं कर पा रहे। उनकी मार्केट जो है वो हमारी मार्केट की निस्बत काफ़ी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेशन देती है, जिसकी वजह से जो है उस तरह हम कम्पीट मार्केट में मसला ये है कि वहाँ की बिजली बहुत सस्ती है, इंडिया में सस्ती है, हमारे पास बिजली कॉस्ट बहुत महंगी है। वहाँ तकरीबन 2-4 रुपये यूनिट बिजली कॉस्ट होती है, हमारे पास कमर्शियल यूनिट 60-70 रुपये यूनिट कॉस्ट होता है, इसलिए हमारी महंगी हो जाती है। लेदर कंज्यूमर जो इंटरनेशनल मार्केट में हम एक्सपोर्ट करने में हम उनके मुकाबला नहीं करते, इस वजह से हम पीछे होते जा रहे हैं। अच्छा, आप क्योंकि जब इस इंडस्ट्री में तो आपके अमूमन जो बैरून मुल्क जितने भी दोस्त मौजूद होते हैं उनसे भी रब्ते होते होंगे, तो जब भारत, जब बांग्लादेश के जो एक्सपोर्टर, जैसे टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर, उनकी भी उनसे मुलाकातें, जब रब्ता रहता है,
तो वो क्या कहते हैं कि दुनिया में डिमांड कैसी है? डिमांड बहुत अच्छी है, डिमांड का इशू नहीं है। हमारे कॉस्ट महंगी पड़ती है, हमारी जो लेबर है बहुत महंगी है। इंडिया में लेबर कम है, कॉस्ट पे मिल जाती है। जो मिसाल के तौर पे हमें एक वर्कर जो फर्ज करो 1000 रुपये मिलता है, वहाँ इंडिया में वही वर्कर 200-250 रुपये में काम करता है। इसी वजह से, और बिजली वहाँ पे 2-4 रुपये यूनिट है, वहाँ बिजली बहुत सस्ती है। हमारे पास 50-60 रुपये यूनिट कमर्शियल मैक्सिमम चल रही है, जिस वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में उनका मुकाबला नहीं कर सकते इंडिया और बांग्लादेश का। केमिकल्स के रेट कहाँ? केमिकल बहुत, जैसे मिसाल के डॉलर की वजह से केमिकल बहुत महंगा है। इंडिया में मिसाल के तौर पे डॉलर 80-90 रुपये का है, हमारे पास डॉलर 300 के राउंड अबाउट है। इसी वजह से कॉस्ट बहुत महंगी पड़ जाती है, जिस वजह से हमारा कुछ पीछे हट जाते हैं। इसलिए हमारे लेदर की मसनूआत को ये जो रेट है वो कम हो जाता है। जो मिसाल के तौर पे आज से 4-5 साल पहले लेदर 4-5 हज़ार का था, आज समझो 1000-1500 का है। वो इसीलिए कि वहाँ पे डॉलर का इशू बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से केमिकल महंगा मिलता है। कितनी इंडस्ट्री थी जो ख़त्म हो चुकी है और कितने बाकी रह गए? बहुत तकरीबन ऐसे समझें 50% से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है इसी महंगाई की वजह से। और लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अफोर्ड नहीं कर रहे हैं और वर्कर महंगा है और केमिकल महंगा है डॉलर की वजह से। अच्छा, लोग वैल्यू एडिशन में जाते हैं, तो क्या हमारे पास ऐसी ऑप्शंस मौजूद नहीं है कि झंग इतनी बड़ी अगर मार्केट है, तीसरी बड़ी मार्केट पंजाब की है, तो यहाँ वैल्यू एडिशन की भी इंडस्ट्री लगाई जाए, या गवर्नमेंट ऐसे कोई मंसूबा निकाले जहाँ आप लोग मिलकर एक बड़ा जो 2 या 4-5 कारखाने लगाएं जो यहाँ से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बने? क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन बढ़ानी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ानी चाहिए, ना कि ये स्क्वीज़ करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे उस तरह एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कोई हमें अलहदा सेक्टर बना के या ऐसा इंडस्ट्रियल जोन बना के दे जिसमें हम ऐसे यूनिट्स लगाएं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द के इलाकों में इसकी डिमांड बढ़े। और दूसरा, अब ये 1-2 सालों से जो इसकी स्किन में इशू आ रहे हैं, लैम्पी स्किन का इशू आ रहा है, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उसके लिए भी गवर्नमेंट को हमें अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को कि उसके लिए जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इकदाम बेहतर तरीके से करें। अच्छा, एक अहम सवाल होगा कि क्या इन्वेस्टर मौजूद है इस इंडस्ट्री के अंदर? जब इतनी दुनिया बाहर निकल गई तो नया इन्वेस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेस्टर तो होता है, इन्वेस्टर का इशू नहीं है। इशू है कि प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, रेशो बहुत कम है मार्जिन की। इस वजह से ये नहीं, जो नया इन्वेस्टर है इसमें आने में कतराता है। जो पुराना है वो मजबूत चल रहा है, जो नया इन्वेस्टर इसमें न्यू इन्वेस्ट करना मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा है और रेशो बहुत कम है प्रॉफिट की, जिसकी ना होने के बराबर है। तो जो 1, 2, 3 कैटेगरीज हैं, ये किन किन मसनूआत में इस्तेमाल हो रही हैं? पाकिस्तान से बाहर कौन सी जाती हैं? पाकिस्तान से बाहर तकरीबन जो अच्छी लेदर है वो पाकिस्तान से बाहर, अमेरिका, यूरोप, मुख्तलिफ चाइना, जो ठंडे इलाके हैं ना वहाँ पे रशिया सप्लाई होते हैं ठंडे इलाकों में। जो ये गर्म है क्योंकि महंगी जैकेट तैयार होती है, लिबास तैयार होता है, शूज़ तैयार होता है, मुख्तलिफ वैरायटी की काफ़ी बैग वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें तैयार होती हैं। इस वजह से ये मसले बन रहे हैं। ये मसले। अच्छा, कौन सी आखिरी सवाल आपसे होगा, क्या क्या सहूलियात आपके ख्याल में होनी चाहिए जिससे हालात बेहतर हो सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ऐसा कोई, जिस तरह आपने पहले बात की है कि हमें कोई इंडस्ट्रियल जोन के लिए ऐसी जगह मुख्तस करनी चाहिए, क्योंकि झंग की मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है। उस लिहाज से गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें उस तरह फैसिलिटेट किया जाए। उसके बाद कोई ये बाकी मसले मसाइल हैं, जिस तरह ये डॉलर के मसले मसाइल हैं, उस तरह ये ट्रेंडीज़ एसोसिएशन है, उनके साथ कोई ऐसे इजलास करने चाहिए उनको, जिसमें ये चीज़ें बैठ के, ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। अच्छा, मैं एक चीज़ इन सब के इस ब्रेक के आखिर में कहूँगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो एक पॉइंट, डिवेल्यूएशन एक चीज़, एक बड़ा अहम चीज़ जो मैंने फैसलाबाद की इंडस्ट्री के बारे में बताया कि पाकिस्तान के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री एक अपना मुकाम रखती थी। अब तो हमें कॉटेज इंडस्ट्री किसे कहते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री ऐसे कहते हैं जो घरों में, गली मोहल्लों में छोटे कारखानों के ज़रिए बड़ा मार्जिन बनाकर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इंडस्ट्री बनाते हैं, वो होती है। लेकिन फैसलाबाद में घरों से लूमें ख़त्म होगी, झंग में या फैसलाबाद के गुलाम अहमदाबाद से घरों में छोटे कारखाने लेदर के या ये प्रिजर्वेशन के जो थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ये ख़त्म होने का सिलसिला इतना तेज़ हुआ कि हमारी इंडस्ट्री दाव पे लग चुकी है। जब तक कॉटन इंडस्ट्री और SME, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज नहीं तरक्की करेंगे, पाकिस्तान या कोई भी मुल्क तरक्की का तसव्वुर ना रखे, क्योंकि ये प्रिजर्व करेंगे तो LSM बना के से एक्सपोर्ट करेंगे। अगर ये नहीं होंगे तो LSM नहीं होगा। LSM के ऊपर ज़्यादा तवज्जो क्यों दी जाती है? ये मेरे ख्याल में सबसे नाकिस पॉलिसी है। जो ग्रोथ कर चुके हैं उनको ग्रोथ करने के बजाय नीचे से दूसरों को ग्रोथ के काबिल बनाना चाहिए, ताकि मुल्क के ज़र मुबादला जो है बढ़ सके। ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। शेख शाहिद इकबाल साहब मौजूद हैं, सदर चमड़ा मार्केट एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, कितने साल से, सबसे पहले तो आपसे बात करूंगा, आप सदर हैं, कितने सालों से कारोबार कर रहे हैं? मैं तकरीबन 40 साल से काम कर रहा हूँ। क्या वजह क्या बनी कि आज ये मार्केट वैसी नहीं रही? आपके बहुत सारे 50% दोस्त छोड़ गए हैं,
क्या डिमांड कम है? दुनिया में इसकी डिमांड तो बढ़ती चली जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। देखें जी, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे तो इसकी एक्सपोर्ट तकरीबन 3-4 मिलियन तक पहुंच सकती है, जो इस वक्त तकरीबन 2 मिलियन है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में आज से 30-35 साल पहले टेक्सटाइल की मसूनात से पहले सबसे लेदर ही ये था। आती थी, बिल्कुल सही बात सबसे है। आती। और आज देखें तो वो 60% ऊपर जा चुकी हैं। हाँ, ये मेरा 10% भी नहीं जाएगी। 10% भी ऊपर नहीं जा रही। अगर हुकूमत हमारे साथ ताउन करे, ये रोड दे हमें, ख़ास तौर पे तो हमारा मेन मसला है इंडस्ट्री का। हुकूमत हमें ज़िला जंग में कोई इंडस्ट्री की जगह नहीं दे रही। अगर दे ही रही है तो बहुत रेटों पे देती है, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मेन मसला ये है। तो कौन कौन से वसाइल हैं जो आपको तरजीही बुनियादों पे चाहिए, जिनको अगर देखा जाए तो आने वाले सालों में ये कीमत बहुत गिर चुकी है, इसमें कुछ बेहतर? क्योंकि देखें जो कारखाना मसनूआत बना रहा है वो तो महंगी मसनूआत बेच रहा है, उसी कीमत पे है, बल्कि महंगे हो रहे हैं। आपकी खाल नीचे से नीचे चली जा रही है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत एक तो उनके साथ ताउन नहीं करती, फैक्ट्री वालों के साथ। दूसरी वजूहत ये हैं कि हुकूमत जो है वो मेन रोड चाहिए हमें, जहाँ से माल तैयार होकर जाता है, जब कुछ होता है एयरपोर्ट पर, वहाँ पे उनके साथ ताउन नहीं होता। हर किस्म की उनको परेशानी उठानी पड़ती है। और जो फैक्ट्री वाले हैं वो भी बेचारे बड़े परेशान हैं, क्या करें इसमें। तो ये तो बड़ी एक इंडस्ट्री थी जहाँ लेबर की भी बड़ी तादाद थी। देखें छोटी इंडस्ट्री जो होती है हमेशा यहाँ लेबर लगती है, लेबर का इस्तेमाल होता है। अगर ये इंडस्ट्री बंद हुई तो इतनी बड़ी लेबर जो थी वो कहाँ गई? क्या उनका मुस्तबिल कहाँ गया? जो लोग कारोबार से निकल गए, क्या वापस आने के लिए जगह? ऐसे हमने पोल्ट्री इंडस्ट्री भी तबाह कर ली, ऐसे हम लाइव स्टॉक की तरफ भी तबाही लेके आ रहे हैं। बेहतर कैसे चीज़ें कर सकते हैं? बेहतर ऐसे कर सकते हैं, हुकूमत हर किस्म का हमारे साथ ताउन करे। एक तो सबसे मेन मसला बिजली का है। ये देखें ना, बिजली किसी टाइम आती है, किसी टाइम चली जाती है, उसका इशू भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब हुकूमत की मर्जी है। तो बाकी खालों को प्रिजर्व करना है, खाल जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रेडिंग हुई पड़ी है जी। अब इसकी खाल मुख्तलिफ इकसाम है, बकरा हो गया, बछड़ा हो गया, दुम्बा हो गया। तो इसकी मसनूआत दुनिया में पाकिस्तानी मसनूआत जो दूसरा हमारे मुकाबले भारत है, बांग्लादेश है, हमारी डिमांड और हमारी क्वालिटी कितनी अच्छी है, उनकी कितनी अच्छी है? पाकिस्तान की क्वालिटी सबसे बेहतर है, ख़ास तौर पर पंजाब की। ओके, क्योंकि ये मसनूआत जो है ये पूरी दुनिया में मानी जाती हैं। इसके बाद चाइना हमारे मुकाबले में आ गया है, उसने खुद कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दिया, फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं, सब कुछ कर रही हैं। वहाँ पे हुकूमत उनके साथ ताउन कर रही है, बिजली उनको फ्री देती है। इसके अलावा उनको लेबर बहुत सस्ती है, यहाँ पर लेबर का बड़ा मसला है, फिर बिजली का बड़ा मसला है। ये चीज़ें कौन कौन से लगे हुए हैं? टैक्स, इनकम टैक्स है, इसके अलावा और भी बहुत टैक्स है। ऊपर जाकर बड़े टैक्स होते हैं, जब एक्सपोर्ट माल होता है तो बहुत ज़बरदस्त टैक्स होते हैं। तो क्या यहाँ के अंदर अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो यहाँ कारखाने बनाने वाले नहीं लग सकते कि यहाँ से आप दूसरे शहरों में लेके जाते हैं तो यहाँ कोई मसनूआत बने, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री बने? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन जहाँ पे एक मुकम्मल, जब तक इंडस्ट्री एरिया नहीं बनेगा ना, मार्केट पूरी नहीं बनेगी, उस वक्त तक ये नामुमकिन है। क्योंकि केमिकल की ज़रूरत होती है फौरी, केमिकल जहाँ पर बिल्कुल मार्केट है भी नहीं। बहुत शुक्रिया शेख साहब ने बड़ी एक प्यारी बात की है कि जब तक इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बनेगा, जब इंडस्ट्रियल जोन बनते हैं तो लोगों को इंकरेजमेंट होती है। यहाँ जब इन्वेस्टर होगा तो इन्वेस्टर कहेगा शेख साहब आए, हम आपके साथ मिलकर एक इंडस्ट्री लगाते हैं जिसे बाय प्रोडक्ट्स बनाएंगे। लेकिन जब यहाँ इंडस्ट्री नहीं होगी या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इकदाम नहीं उठाए जाएंगे तो यकीनन तौर पर फिर यही होगा कि हमारा एक जो डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ जो हमारा एक मोटिवेशन लेवल है वो नीचे जाएगा और लोग इससे हटते जाएंगे। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जब बात कर रहे हैं झंग की और एक हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो झंग की अहमियत जो है वो पंजाब के अंदर बड़ी ही ज़्यादा कलीदी है। झंग के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अंसर अली साहब। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन कारोबारी काफ़ी पीछे हालात रहे, लेकिन अदाद-ओ-शुमार कुछ ऐसे कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कुछ नीचे जा रही है, कुछ फ्लो ऑफ मनी बेहतर हो रही है, डॉलर नीचे जाने से कुछ एतमाद बहाल हुआ है। आप भी अभी रिसेंट मुलाकात आपकी CM पंजाब से हुई जिसमें FBR के चेयरमैन और साथ वज़ीर ख़जाना भी मौजूद है। क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो संजीदा हैं बिज़नेस को टेकअप करने के लिए, और आने वाले सालों में जो आने वाले माली साल शुरू हो चुका है इसमें कुछ इश्यूज़ रिजॉल्व होते और चीज़ें बेहतर होते दिखाई दे सकती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हमने लाहौर में मीटिंग अटेंड भी की है तो उनकी सारी बातें सुनी है। इसाक डार साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और CM साहब थे, SM तनवीर साहब मिनिस्टर थे और सेक्रेटरीज वगैरह थे। सब लोगों से बातचीत हुई है, टैक्सेस के हवाले से बातचीत हुई है। ज़ाहिर है कारोबारी बरादरी को मुश्किलात तो हैं, लेकिन जैसे ये IMF के साथ डील हुई है
उससे एतमाद बहाल हुआ है। मतलब थोड़ी ये उम्मीद है कि जैसे डॉलर थोड़ा सा नीचे आया है तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएगी हर चीज़, और हमारी मईशत जो है ना वो ठीक होने की तरफ जाएगी। वैसे जो इनके साथ बातचीत हुई है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। हमें उन्होंने बहुत चीज़ें बताई हैं टैक्सेस के हवाले से, या IMF क्या चाहता था। अगर IMF के साथ इनकी मतलब ये अंडरस्टैंडिंग ना होती तो शायद ये बजट किसी और तरह आता, लेकिन IMF की वजह से कुछ टैक्सेस में उन्हें इजाफ़ा करना पड़ा है। लेकिन उससे ये है कि हमारी मईशत बेहतर होगी और वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं तो आपको कारोबार के हवाले से व्यवस्था है। पिछले गुज़श्ता सालों में हमें कुछ वफाकी वज़ीर और सूबाई गवर्नमेंट इख्तलाफ में नज़र आई। रज़ाक दाऊद साहब कुछ कहते थे तो जो सूबाई वज़ीर थे असलम इकबाल साहब वो चाहते थे उनसे बात की जाए, वफाकी वज़ीर से वफाकी वज़ीर चाहते थे मुझसे बात की जाए। तो ये क्लैश आपने ख़त्म होते देखा गुज़श्ता जो आपकी मीटिंग हुई, तो इससे तो फिर ये यकीनन तौर पर कारोबारी अफराद और कैश फ़्लो अगर बेहतर होगा तो चीज़ें मुस्बत बढ़ना शुरू हो जाएंगी। सर उसमें हमने ये देखा है कि इनकी आपस में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। CM पंजाब और इसहाक डार साहब और ये मतलब सब लोग इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं कि मैंने शायद इससे पहले ऐसे लोग नहीं देखे। यंग लोग हैं जो मिनिस्टर हैं, लेकिन उनका वर्किंग स्टाइल बहुत शानदार है और वो इतनी तेज़ी से वर्क करते हैं, और इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग की वजह से ना इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत बेहतरी आएगी। और हमारे डिवीज़न को एक अच्छी ये चीज़ भी है, SM तनवीर SM मुनीर साहब के बेटे जो हैं वो वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर, तो उनसे भी आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट भी हुआ है, आपने चीज़ें हाया। तो कैसे आप समझते हैं कि जंग के जितने भी कारोबारी मसाइल हैं, क्योंकि चैम्बर टेकअप कर रहा होता है, उनके प्रेजेंट कर रहा होता है, तो आप उनको गाहे बगाहे जब पॉइंट आउट करते हैं तो उसका रिस्पॉन्ड और उनकी हल के लिए उनकी जितने भी मसाइल की आइडेंटिफिकेशन की सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं वो? सर उनका तो रिस्पांस का ये है कि अगर हम उनको एक मैसेज डालते हैं ना तो उनका फौरी रिप्लाई आता है। अगर हम उनको कोई जंग के हवाले से बात करते हैं कि सर ये हमारे जंग में मसला है, जैसे अभी बात हुई है CM साहब से हुई है, हमारे यहाँ पे सीवरेज का बहुत ज़्यादा मसला था, उस हवाले से बात हुई है, मतलब फौरी रिस्पांस है और वो इंशाल्लाह हल की तरफ जाते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये है कि SM मुनीर साहब के ये बेटे हैं SM तनवीर साहब, और उस वजह से क्योंकि ये रिलेटेड हैं चैम्बर्स के साथ, तो हमें बहुत ज़्यादा उन्होंने इज़्ज़त दी है। हमारे काम जो है ना बहुत तेज़ी के साथ हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अंसर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के वानिद सनत और तिजारत के सदर थे। उन्होंने अपनी ब्रीफली ये चीज़ें जो हम प्रोग्राम के आगाज़ से कर रहे थे, मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, पूरी दुनिया की इन्फ्लेशन जो एक इन्फ्लेशन थी उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर आ रहे थे, और एक ख़ास असरात जो मंडियों के ऊपर थे उसका इफ़ेक्ट हम बर्दाश्त करें। लेकिन हालात जूँ बेहतर हो रहे हैं, मामलात अब खुलते जा रहे हैं, मंडियों का एतमाद और ख़ासतौर पर डॉलर की गिरावट और साथ IMF का मुआहदा जो है वो पाकिस्तान के माली साल के आगाज़ के अंदर ही कुछ रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। ऐसे कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैश फ्लो बेहतर होगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जैसे उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो स्टेक होल्डर्स की आवाज़ सुनने के लिए बैठे नुमाइंदगान हैं वो कुछ संजीदा नज़र आते हैं, और ये संजीदगी ही पाकिस्तान को तरक्की तरफ लेके जाती है। कारोबारी एक वाहिद हल है कि वो पाकिस्तान की बरामदात ही पाकिस्तान को इस वक्त तरक्की के मनाजिल पर ले सकती है। इसके साथ ही प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।